रहे राज किरण क्षेत्र। आज बात करेंगे बिहार की सियासत की। बड़ी उथल पुथल है बिहार की सियासत में और टिकट की दावेदारी को लेकर भी काफी कुछ देखने सुनने के लिए मिल रहा है। लोग इधर से उधर जा रहे हैं, कोई किसी से नाराज है, कोई किसी से बात नहीं बन रही है और उसके बाद जो है पार्टियां छोड़ना और दूसरी पार्टी ज्वाइन करना, ये सब कुछ चल रहा है। सीता सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की भाभी हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, जेएमएम और बीजेपी ज्वाइन कर ली। जो विधायक थी वो भी छोड़ दिया और काफी नाराज बताई जाती हैं। महाराष्ट्र के अंदर ठाकरे परिवार में भी अनबन चल रही है, पवार परिवार में भी अनबन चल रही है। बिहार की सियासत में बात करें तो चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस में भी अनबन है, उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया। तो यानी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते और ईगो के चलते लोग इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं और नाराज होकर पार्टियों का छोड़ना, ज्वाइन करना चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि वरुण गांधी भी पार्टी छोड़ टिकट कट सकता है, इसलिए समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने भी सुनने में आया, चर्चा है कि ऑफर दे दिया है पीलीभीत से। तो लोकसभा चुनाव के अंदर ये सब कुछ हमें देखने सुनने के लिए मिल रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पशुपति पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और बातचीत की थी, अपनी बात रखी थी। बंगाल में भी हमें पारिवारिक कलह देखने के लिए मिल रही है, वहां पर भी हमने देखा किस तरीके के हालात हैं। और कुछ दिन पहले हमारे जो संवाददाता है, रिपोर्टर है ज्योतिदा, उन्होंने बताया था कि क्या वजह है। बात हुई थी जब ममता बनर्जी के चोट लगी थी माथे में, उसमें क्या एक कोई पारिवारिक एंगल भी वो बता रहे थे, सूत्रों के हवाले से खबर है। तो आखिरकार ये सब कुछ चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव को लेकर अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं जनता के हित कहां है या फिर राजनीतिक हित कहां है। वैसे जनता तो हमेशा अपने नेता के पीछे चलती है, उसे लगता है उसका नेता जो कर रहा है वो सही कर रहा है। इसी पे अब एनडीए को कितना फायदा है और नुकसान है, और इंडिया को जो गठबंधन है उसको कितना नुकसान है और फायदा है। इन दोनों के फायदे नुकसान का आकलन करते हैं। आज दो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, बलराम गुप्ता कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी से धर्मेंद्र त्रिपाठी। इन दोनों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार सियासत में ये जो पारिवारिक कलह होती है इसकी वजह क्या होती है और इसका फायदा किसको ज़्यादा होता है, किसको नुकसान होता है। और यहाँ यदि बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो किसको कितना नुकसान है, किसको कितना फायदा है और जनता इसमें क्या देखे, क्या समझे। चुनाव है 2024 का और 400 पार का नारा है एनडीए का, और मोदी जी ने हर मंच से कहा है। तो बिहार की सियासत में बड़ा उठापटक देखने के लिए मिलती है और आरजेडी तो कह रही है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। भविष्यवाणी कर गए आरजेडी से। तो आखिरकार अब भविष्यवाणियों का भी दौर शुरू हो चुका है, कहीं पर कुछ कहीं पे कुछ, ये सब कुछ चल रहा है। तो इसी पे बातचीत करेंगे कि पशुपति पारस जिनका एक बड़ा अच्छा रसूख था, रामविलास पासवान के कहा जाता है रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अलायंस करके पहली बार सत्ता में आए तो तब भी पशुपति पारस जो है मंत्री बने थे, साथ में थे, तो हमेशा साथ में रहे। अब ये चाचा भतीजे दोनों अलग हो गए। चाचा भतीजे की रार का फायदा बीजेपी को ज्यादा होगा या नुकसान होगा, ये एक चर्चा का विषय है। और यदि नुकसान होगा तो कितना होगा, इसी पे चर्चा करेंगे। बलराम गुप्ता जुड़ेंगे हमारे साथ में
और आप जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ में यूपी कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी हैं बलराम गुप्ता, और साथ में जुड़ेंगे डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी। तो बलराम गुप्ता जी, आप हमसे जुड़ गए हैं, आपको मेरी आवाज पहुंच रही होगी? जी, आवाज आ रही है आपकी। ये जो पारिवारिक कलह का दौर चल रहा है इस वक्त लोकसभा चुनाव से पहले, अभी तो सिर्फ आचार संहिता ही लागू हुई है, और हम देख रहे हैं कि सब एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं, चाहे क्या महाराष्ट्र, क्या बंगाल, और क्या बिहार, और क्या झारखंड। ये सब क्या है? चाहे सीता सोरेन हो, चाहे ठाकरे परिवार हो, पवार परिवार हो, या रामविलास परिवार हो। जी जी देखिए अजय जी, ऐसा है कि आज जो देश में राजनीतिक एक परिदृश्य तैयार किया गया है भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, और अभी विगत दिनों में कि जैसा कि स्पष्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मसला आया, उसमें भी देश में और दुनिया ने देखा है कि देश की चुनी हुई सरकार ने किस तरीके से चंदे के काम को एक धंधा बना के रखा है। जी अच्छा, देख रहा हूँ। नहीं, वो ठीक है। तो इसमें आप ये पारिवारिक कलह के लिए बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं? बिल्कुल जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि किसी भी तरीके से एन तेन प्रकरण सरकार बनाना चाहते हैं, उसके लिए विपक्षी पार्टियों को ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा ब्लैकमेल करना और अपने चुनावी गणित को फिट बैठालने के लिए जी काम करना कि किसी भी तरीके से हम उक्त प्रदेश में सीट निकालने में सक्षम हो पाए। जनता इनकी इन सब कारगुजारियों को भली बात समझने लगी है। जनता देख रही है कि किस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में चंदे के धंधे का खेल चल रहा है, और आगामी लोकसभा के चुनाव में जनता इन्हें विपक्ष में बैठने के लायक छोड़ेगी। एक बात बताइए, जैसे अभी वहां से आया था बंगाल से, जो अभी ममता बनर्जी के चोट भी लगी थी, और कहा जा रहा था ये पारिवारिक कलह हो सकती है, इसके पीछे सूत्रों के हवाले से खबर थी। उनके भाई ने भी कहा था कि हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, है ना, आपको, अगर आपको सुनने में आया हो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा कहा था उनका हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो ये जो टिकट को लेकर है ना, प्रसून बनर्जी का जैसे नाम आया था, उसके अंदर अभिषेक बनर्जी का भी नाम आया, तो ये सब कुछ जो हो रहा है, या सीता सोरेन की बात करें, ठीक है, या चिराग पासवान और पशुपति पारस की बात करें, तो यहाँ तो लड़ाई सिर्फ जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा और ईगो की दिखाई देती है, हट धर्मिता की बात दिखाई देती है। हट धर्मिता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रलोभन और दबाव की राजनीति भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। नहीं, अगर कोई देखिए टीएमसी की बात, तो इसके बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा। इसके बारे में अगर कोई टीएमसी के प्रवक्ता बंधु होंगे तो वही बेहतर बता पाएंगे। देखिए, जेएमएम में सीता सोरेन है, यदि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, टिकट मांग रही हो या कुछ ऐसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, यदि परिवार में ही पूरी ना हो रही है, तो बाहर वाली पार्टी तो कहिए ठीक है भैया हमसे आके लड़ लो। तो भाई राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने तो कहीं ना कहीं तो आदमी जाएगा ही। ये तो राजनीति में चलता रहता है ना, इस पार्टी में या उस पार्टी में टिकट नहीं मिला तो वहां से लड़ेंगे, वहां से नहीं मिला तो वहां से लड़ लेंगे। भाई अब आप ये देखिए, जो सीता सोरेन जी है किस परिवार से आती है, ठीक है, किस परिवार से आती है, किस परिप्रेक्ष्य में वो बोल रही हैं,
उसके पीछे क्या माहौल उनके यहाँ तैयार किया गया है, इस पे भी तो जनता का ध्यान पहुंच रहा है और जनता इसको भी समझ रही है। चलिए, और ये पशुपति पारस और चिराग पासवान की लड़ाई, इसमें क्या है? इसमें तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी राजनीति है, यूज एंड थ्रो, और उन्हें अब लगता है कि पशुपत जी की जरूरत नहीं है और चिराग को हथियार बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसमें एक सवाल ये भी उठता है, चिराग जो है अपने चाचा के खिलाफ ही हथियार क्यों बन गए? इनकी तो राजनीति है भाई को भाई से लड़ाना। नहीं, हम एक सवाल पूछ रहे हैं, परिवार को तोड़ना, देश में हिंदू मुसलमान करना, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पर, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना चरित्र है। नहीं, हम एक सवाल पूछ रहे हैं। एक समय था भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ा नाच करते थे और कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र की पार्टी है। आज सारी जनता, पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या चरित्र है। एक सवाल है इसके अंदर, एक सवाल है जी, ये चिराग पासवान अपने ही चाचा के खिलाफ हथियार कैसे बन गए बीजेपी के हाथों? अब ये तो सवाल का जवाब चिराग पासवान जी बेहतर दे पाएंगे। आप कह रहे हैं कि हथियार बना लिया जाता है, तो हम पूछ रहे हैं, तो चाचा भतीजे की बात थी, तो चाचा के खिलाफ जो है भतीजा क्यों खड़ा हो गया? यानी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज्यादा बड़ी है। पाएंगे अगर वो आज 5 सीट लेके और अपने सीटों पे समझौता करके, अभी कुछ दिन पहले तक उन्हें भी नहीं अच्छी तरीके से ये जानकारी थी कि वो गठबंधन में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, बीजेपी उनके साथ क्या बर्ताव करने जा रही है। लेकिन आज उन्हें आगे करके और उनके चाचा को पीछे कर दिया गया। उन्होंने आज इस्तीफा भी दे दिया पशुपत जी ने। जी जी, तो कुल मिलाकर ये रहा कि धर्मेंद्र त्रिपाठी हमसे जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, यदि वो हमारी बात सुन रहे हो। तो ये जो तरीका है, यानी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज़्यादा बड़ी है, फिर चाहे मतलब ये सियासी महाभारत हो गई, चाहे सामने चाचा हो या सामने फिर भतीजा हो, फिर चाहे सामने भाई हो, जेठ हो या भाभी हो या कोई फैमिली का मेंबर हो, तो सियासी महाभारत हो गई। और सियासी महाभारत के अंदर सब कुछ जायज है। और यहाँ पर हम लोग बैठ के सिर्फ आकलन कर रहे हैं कि इस राजनीतिक महाभारत में, लोकसभा का जो राजनीतिक महाभारत है, इसके अंदर किसको कितना नुकसान है, किसको कितना फायदा है। तो अब आप जैसे इंडिया ब्लॉक की बात करें तो आपको कुछ नुकसान है? ठाकरे परिवार में यदि रार है, या पवार परिवार में कोई रार है, या ये झारखंड में तो नुकसान हो रहा है आपको, क्योंकि सीता सोरेन चली गई बीजेपी में, तो और पशुपति पारस और चिराग पासवान की लड़ाई में कुछ फायदा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, हम कोई फायदे और नुकसान की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो देश की राजनीति को, देश के लोकतंत्र को और देश को, संविधान को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन का जो निर्माण किया गया है जी, आज जो भारतवर्ष में, हमारे देश में संविधान जो संकट में है, अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद महोदय जी ने कहा था कि हमें इतनी सीटें दीजिए, हमें संविधान बदलने के लिए इतनी सीटों की आवश्यकता है। तो इनकी मंशा तो साफ है। आरएसएस तो इसी एजेंडे में लगातार काम कर रही है और बीजेपी उसके एजेंडे को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है। जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हुआ, वो आरक्षण खत्म करने का एक बड़ा एक कारण है कि आरक्षण को अगर हम सीधे सीधे संविधान में संशोधन करके नहीं खत्म कर सकते, तो सरकारी संस्थाओं का हम निजीकरण कर देंगे, जिनमें देश के दलित, पिछड़े, वंचित, निर्बल वर्ग के लोगों को जो पढ़ लिख के सरकारी नौकरियां मिल जाती थी, वो वहां तक ना पहुंच सके। और वहीं पे आप देखिए, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मध्य में उन्होंने स्पष्ट कहा है, और ये जो घोषणाएं उन्होंने की हैं वो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से आएंगी।
उन्होंने कहा है कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार देश में स्थापित होती है, हम 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। और ये हमारी राजनीति है। हम विकास की, देश को आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं। हम देश के सबसे निचले पायदान पे स्थापित व्यक्ति को कैसे मुख्य धुरी में ला पाए, हम उसके लिए काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही काम है कि किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहना है। कैसे हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए परिवार तोड़ना पड़े या इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा धन बल बढ़ाने के लिए चंदे का धंधा किया जाए, वो सब करने के लिए उनके पास केवल सद्बुद्धि जो है उनके पास इतनी ही है जी। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले मामले में जैसे जैसे उजागर हो रहा है, देखिए पाकिस्तान की एक हब पावर कंपनी है जिससे 18 अप्रैल 19 को चंदा लिया गया। एक बीफ सप्लाई करने वाली कंपनी, उससे चंदा लिया गया। और यहां तक रही, आपदा में अवसर ढूंढने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो कोविड के समय में जो वैक्सीन बनी उस कंपनी से भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से मोटा चंदा ले लिया। तो ये इनकी राजनीति है। और हमारी राजनीति है देश में प्रेम, भाईचारा, अमन और देश विकास की गति पे चले। हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और हम तो उसी दिशा में काम करेंगे। और देश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश का विकास किया है और कांग्रेस पार्टी देश का विकास करने में सक्षम है। जी देखिए, हमसे अभी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी, फिर उनसे भी सवाल ले लेंगे, बात कर लेंगे। तब तक आप ही से थोड़ी सी और चर्चा कर लें। ये तो अब जैसे बात हो रही है, आपकी का गठबंधन है बीजेपी से, पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है और उनको समाजवादी पार्टी ने कह दिया भैया हम आपको टिकट दे देंगे। तो मौके का फायदा जो है कोई भी कहीं भी चूकने के लिए तैयार नहीं है। सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को शह देने का काम। अजय शर्मा जी, ये मौके का फायदा उठाने की बात नहीं है। वरुण गांधी जी भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जन विरोधी जो नीतियां चलाई गई उनका उन्होंने मुख्य रूप से विरोध किया। अब ऐसा व्यक्ति जो जनहित में, देश हित में काम कर रहा है और करना चाहता है, तो इंडिया गठबंधन के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। अभी तो आप फिलहाल जो है देखिए, ये जो पारिवारिक रार है उस पे है। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी हमसे जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं बलराम गुप्ता जी कि ये जो पारिवारिक कलह हो रही है, चाहे हेमंत सोरेन परिवार में सीता सोरेन ने अपने परिवार छोड़ा और वो आपकी पार्टी में शामिल हो गई, इधर से जो वेस्ट बंगाल में भी जो मतलब जो भी ममता बनर्जी के परिवार में भी पारिवारिक कलह है, ठाकरे परिवार में भी पारिवारिक कलह है, पवार परिवार में भी पारिवारिक कलह है। इधर पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ दिया और चिराग पासवान और पशुपति पारस में भी पारिवारिक कलह है। तो ये जो कलह है, इसको जो है इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस जो है आपका हाथ मानती है बीजेपी का। देश में कहीं भी कुछ हो तो उसमें सब बीजेपी का हाथ है, एक मानने की बात है। इनको हमारे हाथ मानने से अच्छा है कि अपने परिवार को एकजुट रखें। जो समय का तकाजा है, इनका परिवार अपना एकजुट हो नहीं पा रहा। दुनिया के परिवारों के बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ठीक नहीं लगता है। और रही बात जिन परिवारों को छोड़ने और साथ में आने की, ये राजनीति है, वो सब चलता रहता है। हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। सबके साथ सबका विकास का जो नारा माननीय मोदी जी का, उसी नारे के साथ एक न सिर्फ पार्टी चलती है बल्कि देश चल रहा है। और देश लगातार सफलतापूर्वक 10 वर्षों से विकास के पथ पे चल रहा है।
इसी तक के हम पुनः 15वीं वर्ष मतलब तीसरी वर्षगांठ है पंचवर्षीय योजना की ओर हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं और पूरी तरह आसानियत और आश्वस्त है कि हम लोग पुनः मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और भारत पुनः तेजी से अपनी जो पुरानी वैदिक कालीन स्थिति है उसको प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। अभी ये जो पशुपति पारस में चिराग पासवान में चाचा भतीजे में रार हो गई, पशुपति पारस छोड़ के चले गए, आपके तो पुराने साथी थे, तो राजनीति में जो है कोई परमानेंट ना दोस्त है ना शत्रु है वाली बात का आपने साबित हो गई। पशुपति पारस आपके काम के नहीं रहे तो चले गए छोड़ के, आपने मनाया भी नहीं, रोका भी नहीं। देखिए ऐसा नहीं है, पशुपतिनाथ जी हमारे सहयोगी रहे, लेकिन एलजेपी जिसका गठन आज हमारे बीच में नहीं रामविलास पासवान जी ने किया, जो दलितों की हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, दलित चिंतक रहे, दलित मसीहा के रूप में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, एक साधारण से परिवार से निकलकर केंद्रीय मिनिस्टर तक की यात्रा उन्होंने की। उनके संघर्ष त्याग को जब वो नहीं रहे तो उनके परिवार में कुनबे में आपस में लड़ाई हुई इस बात की, तो उसमें हमारी भूमिका को आप कैसे संदिग्ध मान सकते हैं? नहीं, आपके एनडीए में तो मैं परिवार की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि एनडीए में थे पशुपति पारस और जो है छोड़ के चले गए आपको सिर्फ चिराग पासवान की वजह से, चाचा भतीजे की लड़ाई में। एक सीट दे देते तो रुक जाते बेचारे। नहीं एक सीट से रुकने वाले नहीं थे वो। चिराग पासवान जी उनके नैसर्गिक और स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं और पार्टी के कार्यकर्ता जो एलजेपी के हैं बहुमत के साथ उनके साथ हैं। तो हमारा एलजेपी से गठबंधन है, ना कि मतलब चाचा और भतीजे में से व्यक्ति की किसी के साथ हैं। एक राजनीतिक दल के रूप में चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी की जो उनकी यात्रा थी उस यात्रा को आगे लेकर चलने का जज्बा रखते हैं और पूरा कैबिनेट और इनका जो पूरा कार्यकर्ता है वो चिराग पासवान को अपना नेता मानता है और इस नेता जो उनके कार्यकर्ता उसको नेता मानते हैं, हमारे साथ हुए हैं। अच्छा, जैसे अभी सीता सोरेन शामिल हो गई हैं, अब हेमंत सोरेन की भाभी हैं और काफी कुछ बदलेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई आप लोगों के लिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी जेएमएम के किले में सेन तो लग गई। देखिए किले में सेन लगाने वाली बात नहीं है, हमारा उद्देश्य पवित्र है, हमारा संकल्प पवित्र है और संकल्प को प्राप्त करने के हमारे प्रयास पवित्र हैं। इस पवित्रता को जो प्रचारित करके कुचक्र रख के तमाम क्षेत्र, जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय के नाम पर बांटने के बाद लोगों को बरकलाते हुए 10 साल बाद आज तमाम लोगों को लग रहा है कि हमारी जो प्रामाणिकता के साथ काम करने की पद्धति है उस पद्धति से प्रभावित होकर ज्यादातर जो अच्छे लोग हैं किसी भी पार्टी में हो, पार्टी की हो सकती है नीतियां खराब हो, पार्टी का नेतृत्व खराब हो, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता खराब नहीं होते। तो जो भी अच्छे कार्यकर्ता जिस भी पार्टी के हैं जिनको लगता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी सही कर रही है, देश सही रास्ते पे बढ़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, कोई बुराई क्या है? चलिए, तो अभी जो है बलराम जी वो तो कह रहे हैं भैया हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ अपने आप ही हो रहा है और ये तो ठीक वैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पहले होता था ना कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, कुछ भी हो भारत में विदेशी ताकतों का हाथ। तो ये हर बात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, ये गलत है पॉलिसी कांग्रेस की। पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की आप देखिए और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को देख रही है। धन बल का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, अपनी चुनावी गणित को फिट बैठाने के लिए कैसे कैसे दबाव बना के अन्य पार्टी के, क्षेत्रीय पार्टी के लोगों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि हमारा चाल चरित्र चेहरा तो सबको जोड़ने का है। जिस पार्टी के नेता मंच पे खड़े होकर 80 और 20 की बात करते हैं और जिस गौ को माता बताया जाता है, जो हमारे देश में गाय माता के रूप में पूजी जाती है, ऐसी कंपनियों से भी उन्होंने चंदा लिया जो बीफ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा करती है। पाकिस्तानी कंपनी हब पावर से, तो इनका चरित्र चेहरा तो जनता समझ रही है। ये इन्हें हमारे मित्र जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं जी,
इन्हें भी ये बात अब कहने में कहीं ना कहीं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के कैडर है तो तकलीफ होती होगी। क्या चाल थी, क्या चरित्र था, क्या चेहरा था, और कहां हम आ गए। सत्ता का भारतीय जनता पार्टी को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक ऐसा नशा सवार है कि वो सत्ता प्राप्त के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भारत के जनमानस में खुल चुकी है। जनता जान चुकी है कि इनका चाल क्या है, इनका चरित्र क्या है, इनका चेहरा क्या है। अब कुछ भी छुपा नहीं रहा। और ये तो देश के माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय की एक उपलब्धि है, जिस कारण देश की जनता ये जान पाई कि उसके धन का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। चंदे के नाम पे धंधा किया जा रहा है। आज आप चंदा दीजिए और कल एक टेंडर ले लीजिए। तो चाल चरित्र तो खुल चुका है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाने का काम किया, और उस वक्त भी आरएसएस उन गोरों के साथ खड़ी थी जो देश को गुलाम बना के रखे हुए थे। और कांग्रेस पार्टी के साथी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों नहीं, चलिए ठीक है, के खिलाफ मुखबिरी का काम करती थी। नहीं हम नहीं, मैं सिर्फ एक बात समझना चाहता हूं। जो ये जो पारिवारिक कलह है, इसका फायदा नुकसान जो है, अगर हम उसका आकलन करें तो किसको ज्यादा होने वाला है? बीजेपी ज्यादा फायदे में दिखाई दे रही है इसका मतलब, और कांग्रेस पार्टी नुकसान में जाती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए आप जो है अलग दूसरी बातों को उठा रहे हैं। में नहीं है, इंडिया गठबंधन कहीं नुकसान में नहीं है। जो झारखंड वाले परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं अजय जी, उसमें तो स्पष्ट है कि देश के आदिवासी समाज के, झारखंड के एक स्थापित आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ जो दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने किया, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ही उन्हें जेल में भेजने का काम किया है। देश का आदिवासी समाज, देश का दलित समाज, देश का पिछड़ा वर्ग समाज इस चीज को भूल नहीं पाएगा। और आने वाले चुनावों में आप देखिएगा कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को 200 के नीचे उतार के ले आएगी। चलिए ठीक है। जो आज नारा दे रहे हैं 400 पार, ये 200 पार नहीं जा रहे हैं। ये नब्ज कौन सी पकड़ रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। चलिए बताइए धर्मेंद्र जी, तो कह रहे हैं आप 150 पार भी नहीं पहुंचेंगे, और अलग अलग तरह की बात है। फिलहाल हम पारिवारिक कलह को लेकर समझने की कोशिश कर रहे थे। पारिवारिक कलह की वजह क्या है? राजनीतिक महत्वाकांक्षा, टिकट को लेकर चुनाव लड़ना, और उसके बीच में जो है पार्टियां अपना अपना सियासी फायदा नुकसान देखती रहती हैं, समझती रहती हैं। तो आखिरकार यदि परिवार टूटता है तो उसके पीछे क्या वजह होती है? सियासी वजह तो होती है, लेकिन कौन इसका फायदा उठाता है, कौन इसका नुकसान झेलता है? तो आखिरकार जो मैं बात कर रहा हूं नैतिकता की, परिवार के आपसी सामंजस्य की, परिवार की आपसी रिश्तों की। क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है, या अपना हित सबसे बड़ा है, पार्टी का हित छोटा है? पार्टी का जो मुखिया है, जो वो फैसले ले रहा है, उससे आप सहमत नहीं है, और आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, जिसके चलते आप दूसरी पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं, और आप किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मेरा जो बेसिक पर्पज है वो यही है। आप किसी भी पार्टी में हो, कहीं से कहीं भी जा रहे हो, आपको चुनावी राजनीति में या राजनीति में आपको अपना फायदा सबसे पहले आप देख रहे हैं। ऐसे में किसको नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, वो तो अलग सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये कहां तक सही है? मैं इसलिए दोनों पार्टियों से बात कर रहा हूं, पक्ष और विपक्ष से, क्योंकि लोग इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये कहां तक सही है? जी धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, कहां तक सही लगता है आपको ये? जी देखिए,
हमारे कांग्रेस के मित्रों ने वो 3 चीजें ऐसी रखी हैं जिनको मुझे लगता है कि स्पष्ट करना जरूरी है। नैतिकता की बात कर रहे थे, चाल चरित्र चेहरे की बात कर रहे थे। नैतिकता की बात करने का तो उनको कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। इन 10 वर्षों के हमारे शासन काल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप हमको नैतिकता की बात बता रहे हैं। एक प्रदेश से कोई घटना हुई थी, आपने हमारी 5 साल लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को बंद कर दिया था। आप हमको लोग नैतिकता की बात बता रहे हैं। आप किनके साथ खड़े हैं इस देश में जो कह रहे हैं कि अगर कश्मीर में 370 को अगर हाथ भी लगाया गया तो भूचाल आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा, उन लोगों के साथ आप गलबलियां खेल रहे हैं। आप नैतिकता की बात हमको बता रहे हैं जहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का केवल चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन और पार्टी के साथ खड़े होने का अपराध है। भाजपा का साथ देना कोई अपराध है? और सैकड़ों मासूमों की आपने निर्मम हत्या करा दी, नाबालिगों के साथ बलात्कार हुआ, अत्याचार हुआ। आप हमको नैतिकता की बात बता रहे हैं। केरला जैसे जहाँ गठबंधन की सरकार है, जहाँ हमारे प्रचार को भी धर्मेंद्र जी मणिपुर को भी जोड़ लीजिए, मणिपुर को भी जोड़िए। एक सौ कैंसर की बीमारी बता रहे हैं। जो बात आगे लेके आ रहे हैं इसमें मणिपुर को भी अगर आप जोड़ लेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। 500 करोड़ रुपये महादेव से लेने वाला मुख्यमंत्री आपका 500 करोड़ रुपया अवैध लेता है, उसकी हम जांच करते हैं, जांच में दोषी पाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो आप भाजपा को दोष देते हैं। इन 10 सालों में पूरी प्रामाणिकता के साथ केंद्रीय सरकार ने काम किया है। 10 सालों में किसी भी मंत्री को तो छोड़िए, किसी भी सांसद के खिलाफ भ्रष्टाचार में कोई आरोप नहीं लगा है। आपके मुझे नैतिकता की बात सेवा नहीं देखते कांग्रेस के मित्र। और रही बात कांग्रेस के, आप आजादी के इतिहास से जो जोड़ते हैं, जो आजाद कराया कांग्रेस ने, तो मैं कहूँगा आप अपनी कांग्रेस के इतिहास को दोबारा करिए। कांग्रेस का गठन क्यों हुआ था 1885 में? देश को आजाद कराने के लिए नहीं बनी थी कांग्रेस। अंग्रेजी शासन को दीर्घकालिक तक स्थायी रखने के लिए सेफ्टी राज के रूप में अंग्रेजी ओहिम ने की थी। अभी आपको मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। आरएसएस के कोई 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम बता दीजिए आप, मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। भाई साहब 5 फ्रीडम फाइटर्स के नाम बता दीजिए जो आरएसएस बैकग्राउंड से। पार्टी राष्ट्रीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की आपने हत्या कराई। एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निजाम नहीं चलेंगे करके कश्मीर में बिना परमिट के गए, जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी हत्या हुई। आप हमको बता रहे हैं कि बलिदान क्या होता है? हमारा शीर्ष नेतृत्व 2012 में सर्वोच्च बलिदान दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की लावारिस लाश मिली मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर। आप हमको बता रहे हैं कि बलिदान और त्याग के बारे में। अपना अध्ययन कीजिए, अपने बारे में जानिए। अमेठी, रायबरेली आपके पारंपरिक गढ़ थे। आज आपके पास श्रेष्ठ नेतृत्व भी यहाँ से लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं। आप इधर से उधर चले जाते हैं। नहीं देखिए, ये जो चलाते चले आ रहे हैं धर्मेंद्र जी, अरे धर्मेंद्र जी, आप लोग जो है ये जो नूरा कुश्ती वाली लड़ाई लड़ते रहते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। ये पुराने वाद विवाद हो गए, पुराने आरोप प्रत्यारोप हो गए, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। ये एक बेस्वाद च्युइंगम की तरह चबाते रहिए, कुछ निकलेगा नहीं। बात कर रहे हैं हम पारिवारिक कलह को लेकर। जैसे अभी सीता सोरेन को हमने जिक्र किया कि दुर्गा की जो वाइफ है, और जिस तरह से हुआ कि 15 साल के बाद उन्होंने जो है जेएमएम को अलविदा कह दिया, कहा कि मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ अन्याय हो रहा था, और जो अपनी एमएलए की सीट है वो भी छोड़ दी उन्होंने जामा से। तो आखिरकार तो इसका जो फायदा नुकसान तो एक अलग तरह का आकलन है, लेकिन राजनीति के अंदर, परिवारों के अंदर भी एकजुटता नहीं है। यानी सबसे पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षा और फायदा नुकसान का आकलन, उसके बाद देखा जाएगा किसको क्या मिलेगा। ये डेमोक्रेसी के अंदर बहुत जरूरी है समझना कि यदि आप अपने ही परिवार को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं तो देश की एकजुटता की बात कैसे करेंगे, प्रदेश की एकजुटता की बात कैसे करेंगे, आप अपने संसदीय क्षेत्र की एकजुटता की बात कैसे करेंगे, कैसे रोक के रखेंगे? आप कहां की एकता की बात कर रहे हैं जब आप आपस में ही उलझे हुए हैं अपनी लड़ाई झगड़ों में? ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, इसका फायदा उसका नुकसान, लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि हैं, यदि एक व्यक्ति सांसद है तो मतलब एक अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि है ना। यदि वहाँ की पॉपुलेशन 5 लाख है या 10 लाख है तो वो उसको प्रतिनिधित्व कर रहा है ना। मेयर है या पार्षद है, विधायक है, उस पॉपुलेशन का प्रतिनिधि होता है ना वो डेमोक्रेसी के अंदर। यदि ये लोग जो है अगर इस तरह से बिहेव कर रहे हैं और आपस में ही आप उलझे हुए हैं, आपस में ही आप में यदि इतनी रार है, मतभेद है,
तो इसका मतलब यह है कि आप क्लियर नहीं है, आपके लिए ये राजनीति समाज सेवा नहीं कुछ और है। फिर मैं सब ये कहना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राजनीति करने के लिए उन्हीं लोगों को आगे आना चाहिए जिनके अंदर वास्तव में समाज सेवा का जज्बा हो और अपने घर परिवार की समस्याओं के ऊपर उसके समाज और देश और प्रदेश की प्रगति के बारे में न सिर्फ चिंतन करें बल्कि उस चिंतन के बाद समस्या के समाधान के रूप में भी प्रयासरत रहें। और इसी लाइन पर चलते हुए हमारी आप शीर्ष नेतृत्व को देखेंगे तो हम बिल्कुल बहुत कड़ाई के साथ इस बात का पालन करते हैं कि अगर क्षमता है परिवार के किसी व्यक्ति को तो ही राजनीति में आए। राजनीति को अपनी बतौती नहीं माना जाए कि पिताजी सांसद रहे इसलिए बेटा सांसद हो, भाई सांसद रहा इसलिए भाई बने, चाचा भतीजे, ऐसा नहीं है। जो सामाजिक सरोकार जिसके अंदर हो, सामाजिक संवेदनाएं जिसके अंदर हो, समाज की समस्याओं के प्रति जो आहत होता हो, पीड़ित होता हो, उनसे अपने दुख समझता हो और उनके निराकरण के लिए प्रयास करता हो जनता के बीच में, ऐसी लकीर हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी ने खींच दी है, जिन्होंने अहर्निश जीवन पर्यंत सिर्फ सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए ही प्रयासरत रहे। ये अंतर तो आपको देखना ही चाहिए। अभी चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए लोग हैं और मान के चलते हैं कि मतलब हमारा अधिकार हो गया है कि हमारे घर से कोई रहा अगर पहले सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो इससे हमारा ये अधिकार नहीं हो जाता कि हमको उस पर क्लेम नहीं ले जाए। अगर आप में क्षमता है तो आप भी जनता के बीच में सक्रिय रहिए, जनता के सरोकारों में अपने सरोकार को समझिए, जनता की समस्याओं में उनके साथ खड़े होइए। चलिए ठीक है। नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या बलराम गुप्ता जी, क्या कांग्रेस पार्टी में भी कोई पारिवारिक कला है क्या आपस में? प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी में कोई पारिवारिक कला है क्या? जो प्रदेश के क्षेत्रफल है वो अपने परिवार के वंशजों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो राष्ट्रीय क्षेत्रफल है वो अपने परिवार के वंशजों को आगे बढ़ा रहे हैं। बात कर लेते हैं। उनका दायरा से बढ़ता चला जा रहा है, नए लोगों को जोड़ने, नए नेतृत्व को स्वीकार करने की क्षमता ही नहीं है। ठीक। युवा और सक्रिय नेता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने छोड़ के उन सब में छोड़ने का सबसे प्रमुख कारण यही बताया है कि राहुल गांधी की वजह से हम अपने आप को आगे ला ही नहीं पा रहे थे। चलिए तो ठीक है। दूसरा कोई नेता करने नहीं देंगे, ये स्वयं करेंगे नहीं तो पार्टी की दुर्गत तो होनी है जो आज कांग्रेस की है, इसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। इसका दोषा भारतीय जनता पार्टी को रहे तो सरासर गलत है। ठीक है, बात कर लेते हैं। बलराम गुप्ता जी जवाब दीजिए, क्या गांधी परिवार में भी कोई पारिवारिक कला है क्या? इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को भी तो चुनाव नहीं लड़वाया आप लोगों ने, पीछे रखते हैं। कांग्रेस पार्टी कहां पर उपयोग करेगी? कांग्रेस पार्टी को संगठन तय करेंगे, हमारे आदरणीय करेंगे तो उसको कहां से चुनाव लड़ना है वो विधानसभा की बैठक में तय होगा और बाकी शक्ति को आदरणीय मल्लिका तय करेंगे। चलिए तो उस पर तय होता है जी, संगठन तय करता है। अब आज ही आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि महाराष्ट्र के एक विधायक जी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी से। नहीं, इस्तीफे का हरियाणा में देखिए, इस्तीफों का दौर तो चलता रहेगा, लोग इधर से उधर आते जाते रहेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं रह गई अब। यहाँ तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर हम बात कर रहे थे, पारिवारिक कला है और उसके अंदर जो है संस्कार आपके जो है परिवार में एकजुटता है, सामंजस्य है, समन्वय है। जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ी उनकी गंभीरता को समझें आप, जो मैं कह रहा हूँ कि यदि ये सब कुछ है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की चादर में ये सब कुछ गौण हो गए, छोटे हो गए, और यदि ऐसी अजय जी आज की जो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाई हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कुर्सी पॉलिटिक्स शुरू की है, सत्ता के लिए जो संसाधनों का दुरुपयोग शुरू किया है, ये जो आप परिवारों में कलह देख रहे हैं, मैं वही बात अभी इससे पूर्व में भी बोल चुका हूं कि हेमंत सोरेन जी के साथ जो हुआ वो भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा था और जब उन्होंने उस प्रेशर पॉलिटिक्स को डिनाई कर दिया तो उन्हें जेल जाना पड़ा। आज उनकी परिवार के किसी सदस्य की
सामने लाकर भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है, जो उन्होंने कुकृत्य किया, एक आदिवासी नेता मुख्यमंत्री को जेल पहुंचाने का जो काम किया, उस पे पर्दा डालने के लिए केवल ये एक काम किया गया है कि सीता सोरेन जी को तोड़ने का काम उन्होंने किया। रही बात, आज जितना भी आप देख रहे हैं, इन घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं वही मानसिकता काम कर रही है कि हमारी कुर्सी हमसे निकल ना जाए। लेकिन देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि देश की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन करके रहेगी। उत्तर प्रदेश में 17 सीटें मिली है कांग्रेस को, 70 प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं इनको, और ये देश की बातें कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की 17 सीटें हमारे मित्र देख रहे हैं, वही तमिलनाडु में बताइए भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें पा रही है। चलिए वो तो खैर आने वाले समय में नहीं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। धर्मेंद्र जी सुनिए, देखिए कांग्रेस पार्टी, देखिए चुनाव के अंदर या राजनीति के अंदर ये कहना बड़ा आसान होता है, और ये कहा जाता है, हर नेता कहता है कि हम सब जीत रहे हैं, हम ही जीतेंगे। कुछ लोग तो भविष्यवाणी कर देते हैं, उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये आत्मविश्वास हर नेता दिखाता है, और ये राजनीति की भाषा शैली का हिस्सा है। मीडिया पे लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी गोदी मीडिया यही 400 पार, अरे 400 पार की जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बात कर रहे हैं, जमीनी हकीकत को देखें। आज हालात ये है कि वो 200 सीट नहीं पहुंच रहे हैं, और इसी भय में गोदी मीडिया उनके पक्ष में एक माहौल बनाने का काम कर रही है। अरे एक बात बताइए आप गुप्ता जी, देश का जनमानस इस गुप्ता जी, अरे वो अपनी पार्टी के नेताओं से या वर्करों से या कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार टारगेट दे दिया, जैसे टारगेट होता है। अब वो 400 पार जाएंगे या नहीं जाएंगे वो तो जनता जनार्दन तय करेगी मतदान के जरिए। आप भी अपनी पार्टी, आप भी अपने कांग्रेस पार्टी में या इंडिया गठबंधन में कह दीजिए अब की बार 400 पार। पेट्रोल के रेट की बात कर रहे हैं, सीट की बात नहीं कर रहे हैं। तो भाई ये तो अपने कार्यकर्ताओं से या अपने लोगों से कहने की बात है, ठीक है, वो होंगे या नहीं होंगे जनता तय करेगी। डेमोक्रेसी के अंदर जनता ही तय करती है। अपने कार्यकर्ताओं से तो कहा जा सकता है कि हम 400 पार जाएंगे, जनता ही जनार्दन, बिल्कुल है ना, तो जनता तय कर देगी कि अब ये किसको क्या मिलने जा रहा है, किसकी पार्टी जो है, चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, है ना, चाहे हम एनडीए या यूपीए की बात करें तो वो तय हो जाएगा कि किसके पास क्या है ना। कुछ महीनों की बात है, उसे पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है, कौन पीएम बन रहा है, और देश ने क्या चुना है, देश का मैंडेट क्या है, वो कुछ दिन में पता चल जाएगा। फिलहाल जो चर्चा थी वो ये थी कि पारिवारिक कलह के अंदर यदि इस तरह के जो नेता हैं और पारिवारिक कलह में उलझे हुए हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा बलवती है और अपना ही हित सोचना है, तो ऐसे में जब वो आपस में एक होकर नहीं रह सकते तो अपने संसदीय क्षेत्र या फिर प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति में एकता का भाव कहां से आएगा, वो कहां से सोचेंगे, क्या नजरिया है, ये सोचने वाली बात है। तो आज के इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि इसके पीछे की क्या वजह है, क्या राजनीति है और क्या महत्वाकांक्षा है, या खुद सोचिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है और वोट आपका तय करेगा कि कौन बनेगा आपका प्रधानमंत्री या फिर कौन बनेगा आपका सांसद। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप राष्ट्रीय